6 फरवरी 2023 सुबह के बज रहे थे 4:70 जब सारे लोग अपने घरों में सो रहे थे। टर्की और सीरिया दोनों में भी भूचाल आने वाला था, क्योंकि एक 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप इन दोनों देशों पर कहर बरसाने वाला था। ये 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप इतना खतरनाक था कि अपने रास्ते में आने वाले हजारों बिल्डिंग को एक चुटकी में उड़ा ले गया। सारे के सारे बिल्डिंग धूल बन गई, मगर खतरा अभी टला नहीं था। दोपहर के 12 बजे फिर से एक भूकंप आता है टर्की और सीरिया में, और इस बार उसकी मैग्नीट्यूड थी 7.4। लोग पहले से सावधान हो गए थे पहले भूकंप के कारण, इसलिए इस बार किसी को ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। तीसरा झटका शाम के 4 बजे आता है। इस बार भूकंप का मैग्नीट्यूड 6 था, बाकी के पहले 2 भूकंपों से कम, मगर फिर भी था खतरनाक। इस भूकंप का कहर टर्की और सीरिया दोनों में इसलिए पड़ा क्योंकि इसका एपिसेंटर जो है वो गाजियाटेप था। गाजियाटेप जो कि सीरिया से केवल 90 किलोमीटर की दूरी पर था। और ये भूकंप इतना ज़्यादा खतरनाक था कि इसके झटके जो है इजराइल और लेबनान दोनों जगह महसूस किए गए थे, और पलक झपकते ही अपने साथ ये भूकंप हजारों जिंदगियां ले गया। मगर ये पहली बार नहीं था कि टर्की और सीरिया में भूकंप के झटके देखने को मिले। इससे पहले भी लगातार ना जाने कितने बार भूकंप आते रहे। सबसे बड़ा इससे पहले भूकंप 1939 में आया था, जब टर्की में 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान की क्षति हुई थी। 30,000 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे, और उस समय भी सेम 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था। मगर दोस्तों, आंकड़े सिर्फ एक नहीं है। आप अगर नज़र डालेंगे तो ऐसे बहुत सारे भूकंप हैं जो आते जाते रहे। 1939 में 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, जिसमें 30,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। फिर अगस्त 1999 में 7.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, जिसमें 17,000 से ज़्यादा लोगों की जान जाती है। फिर मार्च 2010 में 6.4 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, मगर इस बार केवल 51 लोगों की जान गई थी। अक्टूबर 2011 में फिर 7.2 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता है, और इसमें 138 जाने जाती है। जनवरी 2020 में 6.7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, इसमें 22 जाने जाती है। फिर उसी साल अक्टूबर 2020 में 7 मैग्नीट्यूड का भूकंप आता है, जिसमें 24 जाने जाती है। और अब फरवरी 2023 जिसमें 7.8 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 4,000 से ज़्यादा जाने अब तक, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक जा चुकी है, और 10,000 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। तो चलिए आज बात करते हैं कि क्यों आखिर तुर्की में इतने ज़्यादा भूकंप आते हैं। इसका आंसर ये है कि तुर्की 4 प्लेटों के जंक्शन पर बसा है। किसी भी प्लेट में अगर हलचल होती है तो तुर्की और सीरिया आसपास के देशों में भूकंप आते ही आते हैं। हमें इसे समझने के लिए पहले ज्योग्राफी के कुछ छोटे मोटे टर्म समझने होंगे। तो देखिए, अगर हम सब ने अपने ज्योग्राफी की क्लास बंद नहीं किया होगा तो हमने ये जरूर पढ़ा होगा कि भूकंप जो है टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से आते हैं। और अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स क्यों टकराते हैं, तो इंटरनल डिस्टर्बेंस के कारण ये टेक्टोनिक प्लेट्स टकराते हैं। और इंटरनल डिस्टर्बेंस किसी भी कारण से हो सकता है। और कहीं पे वॉल्केनिक इरप्शन हो तो उसके कारण हो सकता है, और नीचे की प्लेट्स ग्रेविटी के कारण ऊपर नीचे हो तो उसके कारण हो सकता है। जैसे कि जो नीचे की भारी प्लेट्स है वो ग्रेविटी के कारण नीचे चले जाए तो पूरा का पूरा एक टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो घसक जाता है, और उसके कारण भूकंप आते हैं। और इसी कारण से ज्वालामुखी भी फटते हैं। और जब भी टेक्टोनिक प्लेट्स अपनी जगह से घसकते हैं तो इसकी जो एनर्जी है वो वेव्स की फॉर्म में नीचे से लेकर के ऊपर तक जाते हैं, जिसे हम 3 भाग में बांटते हैं। पहला प्राइमरी वेव, दूसरा सेकेंडरी वेव, और तीसरा सरफेस वेव, या फिर इसे हम लव वेव भी कहते हैं। लव वेव इसलिए क्योंकि जिन साइंटिस्ट ने इसका आविष्कार किया था उनका नाम भी लव था। पहले मैं आपको इन तीनों वेव्स की कुछ खासियत बता देता हूँ। तो प्राइमरी वेव्स जो होती है उसकी स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, जो कि सबसे ज़्यादा होती है। दूसरा सेकेंडरी वेव, इसकी स्पीड 3.5 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। और तीसरा सरफेस वेव, इसकी स्पीड सबसे कम होती है 1.5 किलोमीटर। अब स्पीड से सबको ये लगेगा कि जो सबसे ज़्यादा स्पीड से आने वाली वेव है वो सबसे ज़्यादा डैमेज करती है, मगर ऐसा नहीं है। जो सबसे ज़्यादा स्पीड से आने वाली वेव है वो सबसे कम डैमेज करती है, और जिस वेव की स्पीड सबसे धीरे है यानी कि सरफेस वेव, वो सबसे ज़्यादा नुकसान करके जाती है। देखिए, प्राइमरी वेव जो है उसकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा होती है और एकदम सीधी जाती है, यानी कि नीचे से एनर्जी वेव आई और सीधा ऊपर जाते जाते वो एटमॉस्फेयर में निकल जाती है, क्योंकि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में ट्रैवल कर सकती है। सेकेंडरी वेव जो है ये सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है मगर लिक्विड में नहीं। इस कारण सेकेंडरी वेव जो है वो प्राइमरी वेव से थोड़ी ज़्यादा खतरनाक होती है। और अब बात करते हैं सबसे खतरनाक सरफेस वेव की, जिसकी स्पीड तो काफ़ी कम होती है, 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ऐसे 1.5 किलोमीटर पर सेकेंड भी कोई कम स्पीड नहीं होती, मगर प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से कंपेयर किया जाए तो इसकी स्पीड उन दोनों से काफ़ी कम है। और यही वेव जो है सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। और हमारे रोड्स, बिल्डिंग, टावर, घर, सारी चीज़ें अर्थ के सरफेस पे ही बने रहते हैं।
इसलिए सबसे ज़्यादा डैमेज यही चीज़ होते हैं, इन सारी चीज़ों को गिरा देती है। और मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देकर सिखाऊं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वेव का। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक सुराही है, ठीक है। अगर मैं बुलेट फायर करता हूँ और बुलेट की स्पीड आपको पता है कि काफ़ी ज़्यादा होती है, और बुलेट यहाँ से जाएगी तो यहाँ से निकल जाएगी, बाकी का सुराही जो है नहीं फूटेगा, बस यहाँ पे एक होल हो जाएगा, और जो जिस साइड से बुलेट निकलेगी इस साइड से यहाँ पे होल हो जाएगा। बाकी सुराही को मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा खास प्रभाव आएगा, क्योंकि स्पीड काफ़ी ज़्यादा है। तो ये सुराही जो है पूरी की पूरी फूटेगी नहीं, बस उस जगह होल हो जाएगा जहाँ से बुलेट गया है। ये था प्राइमरी वेव के एग्जांपल। अब सेकेंडरी वेव में क्या होता है कि मान लीजिए कि स्पीड को थोड़ी कम कर देते हैं। मैंने एक छोटा सा पत्थर फेंका और काफ़ी स्पीड में फेंका, वो पत्थर यहाँ पे गया और इस साइड से निकल गया, इतना स्पीड से मैंने फेंका था। तो वो पत्थर जो है यहाँ पर बुलेट से ज़्यादा बड़ा होल करके जाएगा, यानी कि बुलेट जहाँ पर इतनी छोटी सी होल करती थी, वहाँ पर पत्थर जो है करीब इतना बड़ा होल करके जाएगा। और हो सकता है कि शायद इस पार से निकले नहीं, इसे ही तोड़ दे, मगर पूरी की पूरी सुराही जो है ये तोड़ नहीं पाएगा। और अब सबसे खतरनाक सरफेस वेव। तो मान लीजिए कि मैं एक हथौड़ा लेता हूँ, ठीक है, और हथौड़े से इस सुराही के ऊपर ऐसे मारता हूँ, धीरे से ही मारूंगा या जोर से ही मारूंगा, तो ये सुराही जो है, हथौड़े की जो एनर्जी है वो इस पूरे सुराही के अंदर फैलेगी, और ये पूरा सुराही जो है ये हथौड़े की एनर्जी को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और चूर चूर हो जाएगा। तो ऐसे हम समझ सकते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और सरफेस वेव को। प्राइमरी वेव जो होती है उसका वेवलेंथ काफ़ी सामने सामने सटा सटा ऐसे 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 जाता है। सेकेंडरी वेव जो है उसमें थोड़ा सा डिस्टेंस होता है वेव में, ऐसे जाती है। और जो सरफेस वेव है वो सबसे ज़्यादा ऐसे लंबे करके जाती है, इसीलिए वो सबसे ज़्यादा नुकसान देती है। क्योंकि कोई भी चीज़ अगर काफ़ी भारी और काफ़ी जोर की चीज़ है वो आपको धीरे धीरे नुकसान पहुँचाए तो उसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है। तो चलिए मैप के जरिए समझते हैं कि तुर्की में इतने ज़्यादा भूकंप क्यों आते हैं, कारण क्या है उसका। तो देखिए, तुर्की का ज़्यादातर हिस्सा एनाटोलियन प्लेट पर है। एनाटोलियन का मतलब होता है छोटा एशिया। इस प्लेट के ऊपर में नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट है, ठीक है। फॉल्ट मतलब होता है क्रैक। बाई तरफ इसके ट्रांसफॉर्म फॉल्ट है जो अरेबियन प्लेट के साथ जुड़ता है। साउथ और वेस्ट में अफ्रीकन प्लेट है, जबकि नॉर्थ के तरफ यूरेशियन प्लेट है, यहाँ आप ऊपर देख सकते हैं, जो नॉर्थ एनाटोलियन फॉल्ट से जुड़ा है। अब बेसिकली फॉल्ट जो होता है वो दो पत्थर के बीच में एक ब्रेक होता है, मतलब कि आपने मान लीजिए कि एक पत्थर है, उन दो पत्थर के बीच में कोई दरार ला दी तो उसे हम फॉल्ट कहते हैं। तो तुर्की जो है वो इन तीन बड़े बड़े प्लेटों के बीच में घिरा हुआ है, एनाटोलियन, अरेबियन और अफ्रीकन प्लेट्स। और इन तीनों प्लेट्स में से किसी पर भी अगर हलचल होगी तो उसका खामियाजा तुर्की और सीरिया जैसे देशों को भुगतना पड़ता है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर जो है गाजियाटेप रहा। तो एपिसेंटर आखिर होता क्या है? देखिए, जहाँ अर्थक्वेक जब आती है तो उसका एक फोकस होता है, फोकस से वो स्टार्ट होकर के ऊपर जाता है, और ऊपर एपिसेंटर जो होता है उसका सेंटर होता है। यानी कि इसे ऐसे समझिए कि मेरे पास ये सुराही है, ठीक है, तो मैं एक हथौड़ा लेकर और यहाँ पर इसे हिट करूँगा तो इसका जो एपिसेंटर है इस जगह पर होगा, इस जगह पर ज़्यादा डैमेज आएगा। इस जगह पर या तो बड़ा सा होल, एक बहुत बड़ा सा होल हो जाएगा, या फिर ये पूरी की पूरी सुराही टूट जाएगी। तो इस जगह को मैं एपिसेंटर बोलूँगा, क्योंकि इस जगह पर जोर जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है। तो ऐसे ही गाजियाटेप में इस अर्थक्वेक का एपिसेंटर पड़ा था, जिसके कारण गाजियाटेप के आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा भारी तबाही हुई है, और उसके आसपास भी झटके महसूस किए गए हैं, मगर उतने नहीं, उससे थोड़े कम। क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको इस सुराही के एग्जाम्पल के साथ बताया, तो सवाल ये उठता है कि आज हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आगे बढ़ गई है, तो क्या हम अर्थक्वेक को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते? यानी कि जब अर्थक्वेक आने वाला हो उससे एक दो दिन पहले ही हम प्रेडिक्ट कर लें कि हाँ कल या परसों अर्थक्वेक आएगा और हम लोगों को सावधान कर दें। तो देखिए, ऐसा अभी पॉसिबल नहीं हो सकता है। कुछ ऐसी टेक्निक्स है जैसे मैपिंग और कुछ अदर साइंटिफिक जो टेक्निक है उससे हम एपिसेंटर का तो पता लगा सकते हैं, मगर एग्जैक्ट टाइम फ्रेम बता पाना ये अभी ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो अगला सवाल ये उठता है कि आखिर हम इस अर्थक्वेक से बच कैसे सकते हैं? तो इसका आंसर हमें दे सकता है जापान, क्योंकि जापान में भी लगातार हर साल भूकंप आते रहते हैं, और वहाँ पर तो 9 मैग्नीट्यूड से ज़्यादा के भी भूकंप के झटके आते हैं, और जापान इस चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार रहता है। टोक्यो की 87% से ज़्यादा बिल्डिंग्स ऐसी है जो कि अर्थक्वेक को झेल सकती है, चाहे जितना भी ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक क्यों ना हो। जापान में इतने ज़्यादा भूकंप इसलिए आते हैं क्योंकि जापान जो है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास में है, और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास होने के कारण जापान हर साल बहुत सारे झटके सहते रहता है। इसलिए जापान ने खुद को ऐसी तरह से तैयार कर लिया है कि किसी भी तरह के भूकंप के लिए रेडी रहता है। तो आइए जानते हैं कि जापान ने क्या क्या प्रिकॉशंस अपनाए हैं इस भूकंप से बचने के लिए, और हम क्या सीख सकते हैं जापान से।
द एबिलिटी टू इनोवेट, एजुकेट एंड लर्न फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। जापान ने अपने इतिहास में आने वाले जो भूकंप है उसे देखते हुए ये सारी चीज़ें सीखी है। एंड नाउ जापान इज द मोस्ट अर्थक्वेक रेडी कंट्री इन द वर्ल्ड। जापान की बिल्डिंग कोई ऐसी वैसी बिल्डिंग्स नहीं है, ये अर्थक्वेक रेसिस्टेंस बिल्डिंग्स हैं और ये बिल्डिंग्स 10 मैग्नीट्यूड का भी भूकंप आराम से झेल सकती है। दूसरी चीज़ है फ़ोन अपडेट्स। जी हाँ, जापान में हर एक इंसान के फ़ोन में आपको एक सिस्टम मिलेगा, सुनामी और अर्थक्वेक अलर्ट सिस्टम अपडेट, जो कि 5 से 10 सेकंड पहले ही आपको होने वाले डिजास्टर की जानकारी दे सकता है। अब आप बोलोगे कि 5 से 10 सेकंड में भला कोई कैसे कुछ कर सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हम अर्थक्वेक की एग्जैक्ट टाइमलाइन को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते और 5 से 10 सेकंड आपको मिल रहे हैं तो आप उसमें अपनी जान को कम से कम बचा सकते हैं। आसपास आप जगह देख करके कहीं पर छुप सकते हैं। आपको 5 से 10 सेकंड पहले अगर पता होगा, जैसे कि अगर मान लीजिए कि मुझे अभी पता है कि ये बिल्डिंग 5 से 10 सेकंड में गिरने वाली, तो मैं जल्दी से भाग करके या तो दरवाजे के पीछे छुप जाऊंगा या तो फिर कहीं ऐसा जगह खोज लूंगा जहां पर, या फिर अपने सर को बचाने के लिए कोई ऐसा चीज़ ढूंढ लूंगा जिससे मेरी कम से कम की जान ना जाए। और ये चीज़ काफ़ी फायदेमंद साबित हुई है जापान में, क्योंकि इससे हर साल ना जाने कितने लोगों की जान बची है। अर्थक्वेक रेडी बुलेट ट्रेन्स। अब ये बात मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं कि जापान जो है एक ट्रेन डोमिनेटेड कंट्री है, बल्कि आपको ये बात पता थी कि जापान की बुलेट ट्रेन्स में ऐसे सेंसर्स लगे हैं जो अर्थक्वेक आने पर उसके इंजन को फ्रीज करके रोक देते हैं। साल 2011 में 9 मैग्नीट्यूड का एक भूकंप आया था और उस समय 27 बुलेट ट्रेन्स ट्रैक पर दौड़ रही थी और जैसे ही भूकंप आया 9 मैग्नीट्यूड का, इन अर्थक्वेक सेंसर्स ने काम करना शुरू किया और 27 के 27 ट्रेनों को रोक दिया और इसमें ना तो किसी की जान गई और ना किसी को भी मामूली सी खरोंच आई। तो ये चीज़ें हम जापान से सीख सकते हैं। अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑन डिजास्टर प्रिवेंशन। जापान के स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को अर्थक्वेक से बचने के, सुनामी से बचने के टेक्निक सिखाए जाते हैं और उन्हें चीज़ों का इस्तेमाल करना बताया जाता है कि भगवान न करे कि आपको अगर कभी अर्थक्वेक का सामना करना पड़े तो आप उस सिचुएशन में आप कैसे खुद को बचा सकते हो और अपने ही नहीं बल्कि दूसरों की भी जान कैसे बचा सकते हो। ये सारी चीज़ें जापान के स्कूलों में शुरू से ही बच्चों को सिखाई जाती है और केवल अपनी जान नहीं बल्कि मलबे में अगर दबा हुआ कोई लोग है जो मलबे के अंदर फंसा हुआ है, उसे मलबे से बाहर कैसे निकालना है, इन सब की ट्रेनिंग जापान में बच्चों को शुरू से ही दी जाती है। इसलिए आज 9 मैग्नीट्यूड का भूकंप आने के बाद भी जापान को उतना लॉस नहीं होता जितना कि बाकी देशों को हो रहा है। ये कुछ चीज़ें हैं जो हम जापान से सीख सकते हैं। जापान ने अपने आप को बदला है, सुधारा है, चेंज को अडॉप्ट किया है और एक फैक्ट बात यह है कि बदलाव ही इस दुनिया का नियम है। अगर हम समय के हिसाब से अपनी चीज़ों को नहीं बदलेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। समय के साथ चीज़ों में बदलाव बहुत ज़रूरी होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और जिन लोगों की जान गई है तुर्की और सीरिया में भूकंप के कारण, उन लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। मगर बात यह है कि खतरा अभी दोस्तों टला नहीं है। इतिहास गवाह है कि तुर्की और सीरिया में पहले से लेकर के अभी तक लगातार कोई ना कोई साल में भूकंप आ ही रहे। ऐसा नहीं कि भूकंप आना बंद हो जाएंगे, भूकंप तो आते रहेंगे। मगर जैसे जापान ने खुद को चेंज अडॉप्ट करके खुद को तैयार किया, वैसे ही तुर्की और सीरिया को खुद को तैयार करना होगा। केवल तुर्की और सीरिया ही नहीं, जितने भी ऐसे देश है जहाँ पर भूकंप आते हैं वहाँ पर उनकी सरकार और उनके लोगों को जापान से सीखना होगा और खुद के देश को ऐसा बनाना होगा कि भूकंप आने के बाद भी उन्हें कोई क्षति ना हो, ना जान की ना संपत्ति की। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरे टॉपिक पर।